मुख्तार अंसारी आज यूपी नहीं लाया जाएगा। माना जा रहा है कि एक बार फिर से मुख्तार यूपी ना आ सके, इसके लिए पैंतरेबाजी का इस्तेमाल किया गया है। मुख्तार को पंजाब की मोहाली कोर्ट में पेश किया गया और यह पेशी बिल्डर से उगाही के मामले में हुई है, जिसमें एक्सटॉर्शन केस की चार्जशीट की कॉपी मुख्तार को दी गई है। यहां मुख्तार अंसारी व्हीलचेयर पर बैठा दिखाई दिया। आपको बता दें, मुख्तार को पंजाब से यूपी न भेजने के पीछे लगातार उसकी खराब सेहत का हवाला दिया जा रहा था। बताया जा रहा था कि पुलिस ने 1 महीने पहले ही एक चार्जशीट दाखिल की थी। पेशी के बाद मुख्तार अंसारी को वापस रोपड़ जेल भेज दिया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। तो मुख्तार अंसारी की एक बार फिर से पैंतरेबाजी सामने आई है। व्हीलचेयर पर बैठकर कोर्ट पहुंचा मुख्तार अंसारी, चार्जशीट खुद रिसीव की। तो एक तरह से बीमार दिखाने की, तबियत खराब दिखाने की ये जो कोशिश है वो आज मोहाली कोर्ट के बाहर दिखाई दी। मुख्तार से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको दे रहे हैं। रंगदारी केस में चार्जशीट लेने के लिए आज मुख्तार पहुंचा था। मोहाली कोर्ट में चार्जशीट लेने पहुंचा मुख्तार अंसारी, वो भी व्हीलचेयर पर बैठकर। पुलिस ने 1 महीने पहले ही ये चार्जशीट दाखिल की थी। मुख्तार को जेल प्रशासन कोर्ट लेकर पहुंचा था। आरोपी की हैसियत से कोर्ट पहुंचा आज मुख्तार अंसारी। चालान की कॉपी मुख्तार ने खुद रिसीव की। व्हीलचेयर पर मुख्तार अंसारी बैठकर कोर्ट पहुंचा। भारी सुरक्षा के बीच मुख्तार को आज कोर्ट लाया गया, जिसके बाद मुख्तार को वापस रोपड़ जेल भेज दिया गया। कौन सा था? मामला कोई एक्सटॉर्शन का मामला था। ठीक, कौन से मामला था सर? मामला कौन सा था? मामला कोई एक्सटॉर्शन का मामला था। ठीक, कौन से मामला था सर? मामला कौन सा था? मामला कोई एक्सटॉर्शन का मामला था। ठीक। और इस वक्त हमारे संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहाली से फोन लाइन पर। सचिन, बताइएगा, आरोपी की हैसियत से कोर्ट पहुंचा मुख्तार अंसारी व्हीलचेयर पर बैठकर, जबकि चालान रिसीव करना है, तबीयत इतनी खराब है तो वकील भी रिसीव कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे वकील भी आकर चार्जशीट की कॉपी ले जा सकते हैं। तो ये क्या दिखाने की कोशिश है? एक तरफ पेशी के लिए आया, व्हीलचेयर पर बैठा दिखाई दिया, भारी पुलिस की सुरक्षा, एम्बुलेंस वहां पर, और उस पर केस वो जिसमें 2 साल पहले चार्जशीट हो जानी थी, 1 महीने पहले दायर की गई चार्जशीट। जी, इसमें असल में ये 2 साल पुराना केस है, तो इसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी और पंजाब सरकार की, पंजाब पुलिस की इसमें किरकिरी काफी ज्यादा हो रही थी कि इस केस में चार्जशीट फाइल करने में पुलिस नाकाम रही है। अब जब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, यूपी पुलिस जो है मुख्तार अंसारी की मांग कर रही है कि इसको शिफ्ट करना है वहाँ बाकी केसेज में, तो बड़ी हास्यास्पद भी कह सकते हैं हम इसको कि उस सारे के बीच 10 मार्च को पंजाब पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट जो है फाइल कर दी है इसमें। और आज मुख्तार अंसारी को टेक्निकली एक दोषी की हैसियत से, एक एक्यूज की हैसियत से जो कॉपीज हैं वो लेने के लिए मुख्तार अंसारी आज मोहाली की कोर्ट में, यहाँ अमित बख्शी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, बस प्लस उनकी कोर्ट में हाजिर हुआ था। और अब इस मामले में जो पेशी है वो 12 अप्रैल को दोबारा से रखी गई है। जी, तो कहीं ना कहीं ये सारी कवायद चल रही है जो सुप्रीम कोर्ट में, जो सारा मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किए हैं मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करने के 2 हफ्ते के अंदर पंजाब से यूपी मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाए, तो ये तार कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं उस सारी कवायद से कि मुख्तार अंसारी को शिफ्ट ना किया जाए यूपी जेल में। क्योंकि जिस मामले में पुलिस 2 साल से चालान फाइल नहीं कर रही है, जिसमें वाइस सैंपल जो है उनकी फॉरेंसिक जो है वो इतने टाइम से नहीं आ रही है, मतलब कुल मिलाकर सचिन ऐसा लग रहा है कि इस केस को क्या किसी समय के लिए बचा कर रखा जा रहा था? आने वाले समय की कोई रूपरेखा, कोई भूमिका तैयार की जा रही थी? 2 साल पहले की मैं बात करूं तो 90 दिन के अंदर अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो आरोपी के पास ये विकल्प होता है कि वो बेल के लिए अप्लाई करे, लेकिन मुख्तार ने ऐसा नहीं किया, मतलब वो खुद जेल में रहना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्निकली अगर हम बात करें तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग उसमें 90 दिन के अंदर इसमें चालान फाइल हो जाना चाहिए। और अगर पुलिस 90 दिन के अंदर चालान फाइल नहीं करती है तो उसमें जो दोषी हैं, जो अक्यूज हैं, वो बेल के लिए अप्लाई करते हैं और उनको बेल मिलती भी है। और मुख्तार अंसारी ने इस मामले में ना तो बेल अप्लाई की है और ना ही इस मामले में चालान फाइल हुआ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सारा वेल प्लान तरीके से ये सारी चीज जो है वो हो रही है पंजाब पुलिस की तरफ से और मुख्तार अंसारी की तरफ से। वेल प्लान तरीके से इस सारे केस को जो है वो लंबा खींचा जा रहा है ताकि मुख्तार अंसारी को यूपी ना लेके जाए। जी
जी हाँ, बिल्कुल। तो यूपी ना लेके जाए, लेकिन दूसरी तरफ सचिन, यूपी सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और इसका अनुपालन पंजाब सरकार को करना होगा। लेकिन आज जो मुख्तार पहुंचा कोर्ट, चार्जशीट की कॉपी लेकर गया, तो अब इस मामले में ये जो एक्सटॉर्शन का मामला है, ये किस तरह से आगे बढ़ेगा और क्या वाकई 2 हफ्ते का समय जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, इस मामले का असर उस पर कुछ पड़ सकता है? मतलब टाइम बाय करने की ये जो कोशिश है, क्या ये कानूनन ऑप्शन देता है मुख्तार अंसारी को? देखिए, इस मामले में हमने जो सरकारी वकील हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की कि क्या इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं कि मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर शिफ्ट किया जाए यूपी, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आज जो है ये कोर्ट जो है इसमें स्पेसिफिकली सिर्फ ये जो एक्सटॉर्शन का मामला मुख्तार अंसारी पर दर्ज हुआ है सिर्फ उसको लेकर बात हुई है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसका कहीं इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है और ना ही सारी प्रोसीडिंग में ये सारा आया है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और पंजाब गवर्नमेंट के बीच है जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। बट कहीं ना कहीं हम इसको जोड़ सकते हैं कि हो सकता है पंजाब पुलिस आने वाले दिनों में कोई ग्राउंड तैयार करे मुख्तार अंसारी के लिए कि यहाँ से शिफ्ट ना करने की ग्राउंड जो है पंजाब पुलिस, क्योंकि अब केस जो है टेक्निकली चार्जशीट फाइल होने के बाद केस जो है वो प्रॉपर चलता है, इसमें एविडेंसेस होंगे, गवाह आएंगे, सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगी। अब ये केस जो है प्रॉपर जो है कोर्ट में आ गया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक सारी कवायद है पंजाब पुलिस की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप इस पूरे केस से जुड़ी हुई जानकारी और घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें सचिन। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुख्तार से जुड़ी हुई अहम बातें हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने महीने भर पहले जिस मामले में चार्जशीट फाइल की, आज उसी में चालान की कॉपी लेने के लिए व्हील चेयर पर बैठकर मुख्तार अंसारी मोहाली कोर्ट पहुंचा। उधर मुख्तार के कोर्ट में पेश होने पर पंजाब पुलिस का बयान सामने आया। पंजाब पुलिस ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को जेल अथॉरिटी कोर्ट लेकर आई थी, मोहाली पुलिस मुख्तार को लेकर नहीं पहुंची थी। मुख्तार अंसारी चालान की कॉपी लेने के लिए आरोपी की हैसियत से आया था और चालान की कॉपी रिसीव करके मुख्तार को वापस रोपड़ जेल भेज दिया गया। तो यहां पर पंजाब पुलिस और जेल अथॉरिटी, उसके बीच में एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। मोहाली में आज जो कोर्ट पहुंचा मुख्तार अंसारी, उसे लेकर पंजाब पुलिस ने सफाई दी और कहा कि चालान की कॉपी रिसीव कर वापस वो रोपड़ जेल भेज दिया गया है। उसको जेल अथॉरिटी यहां पर लेकर आई थी, हम नहीं लेकर गए। उधर मुख्तार अंसारी को लेकर एबीपी गंगा से एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्तार अंसारी को 15 दिन के अंदर यूपी भेजना होगा। सुप्रीम कोर्ट का साफ डायरेक्शन है, इसका पालन पंजाब सरकार को करना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सबसे पहले मुख्तार अंसारी को बांदा जेल ले जाया जाएगा। तो एक तरफ पंजाब में कानूनी तिकड़म लगाता हुआ मुख्तार नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी सरकार की तरफ से दोहरा दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, 2 हफ्ते का वक्त है और पंजाब सरकार को इसका अनुपालन करना होगा। मसलन मुख्तार को यूपी भेजना होगा और मुख्तार को सबसे पहले बांदा जेल लाया जाएगा। उसकी पेशी होगी एमपी एमएलए कोर्ट में और फिर वो डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। तो एबीपी गंगा से बातचीत की है एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने। सुप्रीम कोर्ट का साफ डायरेक्शन है, इसका अनुपालन अब पंजाब सरकार को करना है। सबसे पहले मुख्तार अंसारी को बांदा जेल ले जाया जाएगा। वहीं मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करने वाले सीओ शैलेंद्र सिंह को राहत दी गई है। शैलेंद्र सिंह ने 2004 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा के तहत कार्रवाई की थी। अब पूर्व सीओ शैलेंद्र सिंह के खिलाफ यूपी सरकार केस वापस लेगी। आपको बता दें, शैलेंद्र सिंह ने 2004 में उस एलएमजी को बरामद कर लिया था जिसे हत्या करने के लिए मुख्तार ने अपने एक गुर्गे के जरिए सेना से चुराया था और शैलेंद्र सिंह ने तब मुख्तार पर पोटा लगा दिया था। हालांकि इसके बाद तत्कालीन सरकार ने शैलेंद्र सिंह से इस्तीफा ले लिया और उनके ऊपर मुकदमा भी लिख दिया। उधर मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का वक्त दिया है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार की ओर से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिससे वक्त पर मुख्तार अंसारी को यूपी के जेल में लाया जा सके। इसी को लेकर गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुख्तार पर अलग अलग जिलों में कुल 45 मामले दर्ज हैं, जिसमें से गाजीपुर के 5 मुकदमे अंडर ट्रायल हैं, 3 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे हैं, 2 अन्य केस हैं। इनमें 467 और 468 के भी मुकदमे हैं जिनको ट्रायल पर रखा गया है। समय समय पर एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज से समन जारी करता रहता है।
इसके ऊपर विभिन्न जनपदों के मिलाकर के कुल 45 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें इस समय गाजीपुर जनपद के 5 मुकदमे अंडर ट्रायल हैं, जिनमें 3 गैंगस्टर के हैं और 2 अन्य धाराओं के हैं। 307 है, एक 467, 68, 475 IPC का भी है। इन मुकदमों को ट्रायल पे रखा गया है, जिसपे समय समय पर ऑनरेबल जो MP MLA कोर्ट है प्रयागराज का, वो सम्मन आदि इशू करता है। ये मुकदमे 5 जनपद गाजीपुर के ट्रायल पे हैं, जिनमें उनकी आवश्यकता पड़ती है। PFI के 7 आरोपी सदस्यों की पेशी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ADJ फर्स्ट कोर्ट में ये पेशी हुई। अब 3 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। 3 अप्रैल को STF भी दाखिल कर सकती है चार्जशीट। हाथरस कांड में हिंसा भड़काने का आरोप इन सभी पर है और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ADJ कोर्ट में पेशी हुई है और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 अप्रैल को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। PFI सदस्यों की क्यों हुई गिरफ्तारी? हाथरस केस की आड़ में जातीय दंगा भड़काने की कोशिश। मुख्य आरोपी रऊफ शरीफ को केरल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। फिरोज खान, अंसद बदरुद्दीन को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। 4 सदस्यों की गिरफ्तारी मथुरा के मांट टोल प्लाजा से हुई और इन सभी का जो कनेक्शन था PFI और SFI से होना पाया गया। अनिल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सारी पेशी जो है वो हुई है और किस तरह से हाथरस केस की आड़ में जातीय दंगा भड़काने जैसे संगीन आरोप हैं, किस तरह की जिरह और आर्ग्यूमेंट्स हुए आज? जी आस्था जी, मैं आपको बता दूं, रऊफ शरीफ सहित PFI के 7 सदस्यों की आज कोर्ट में पेशी हुई है। मथुरा के ADJ प्रथम कोर्ट में जिनकी पेशी हुई थी, जिनकी अगली डेट 3 अप्रैल जिनको मिली है। इन केसों के बारे में बता दूं, इन सदस्यों के बारे में आपको डिटेल बता दूं। अतिकुर रहमान, मसूद आलम, सिद्दीकी और इनको सबको 4 लोगों को 5 अक्टूबर 2020 को मथुरा के मार्ट टोल प्लाजा से पकड़ा गया था। रऊफ शरीफ ED की टीम ने 12 दिसंबर को 2020 को केरल के एयरपोर्ट से विदेश भागने के चक्कर में जब ये फिराक में था, उस समय गिरफ्तार किया था। फिरोज खान और अंसद बदरुद्दीन को STF ने 16 फरवरी 2021 को लखनऊ के से गिरफ्तार किया था, जो आज तक यहाँ पर हिंदू फैलाने के और कई नेताओं की हत्या के मामले में यहाँ पर फिराक में थे और इनकी आज कोर्ट में पेशी हुई थी। इनकी यहाँ पर कोर्ट में पेशी न होने के बाद भी यहाँ पर इन आरोपियों को ऑनलाइन इनकी कोर्ट में पेशी हुई और इनकी अगली तारीख 3 अप्रैल यहाँ पर नियत की गई है। जी मैं तो 3 अप्रैल को अब पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अनिल। तो PFI के सदस्यों का बहीखाता, उनके नाम और कौन से गंभीर आरोप इन सभी के ऊपर, यह हम आपको बता रहे हैं। हाथरस केस की आड़ में जातीय दंगा भड़काने जैसे संगीन आरोप इन सब पर हैं कि इस तरह का दंगा ये लोग प्लान कर रहे थे। कल यानी कि 1 अप्रैल से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो जाएगी। इसको लेकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुदित गर्ग ने बताया कि 8500 करोड़ में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। सराय काले खां से डासना तक 14 लेन बनी है, साथ ही डासना से मेरठ तक 6 लेन्स बनाई गई हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की औपचारिक शुरुआत कल से होने जा रही है। कल से गाड़ियां इसमें फर्राटा भर सकेंगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुदित गर्ग जी। सर, क्या कल शुरुआत होने जा रही है और किस तरीके से ये एक्सप्रेसवे बना है और क्या क्या आप लोगों ने इसमें विशेषताएं रखी? ये बड़ा लोगों का काफ़ी अवेट कर रहे थे इस चीज़ का, इस एक्सप्रेसवे खोलने का इंतजार कर रहे थे और कल हम इसको पब्लिक के लिए खोल देंगे और ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो गया है। इसमें 14 लेन का फर्स्ट टाइम ये एक्सप्रेसवे बना है और UP गेट से सराय काले खां एंड UP गेट से डासना ये 14 लेन का है। डासना से मेरठ 6 लेन का है। इसमें ANPR सिस्टम हमने रखा है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर, जिससे टोल का कलेक्शन जो हम लोग करेंगे बिना किसी को रोके हुए कलेक्शन करेंगे और वो किसी भी स्पीड पे मूव करेगा तो भी हम उसका टोल कलेक्ट कर लेंगे, कहीं उसको खड़ा नहीं होना पड़ेगा। क्या जिन गाड़ियों में फास्ट टैग होगा उन्हीं का टोल कलेक्शन होगा या जिनके अंदर फास्ट टैग नहीं होगा उनका टोल कलेक्शन कैसे होगा? जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर है, ये हमारे को कैमरे इसकी नंबर प्लेट को कैप्चर करेंगे। ये नंबर प्लेट फास्टैग से लिंक होगी और फास्टैग के माध्यम से हम लोग इसका टोल कलेक्ट करेंगे। जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं होगा उसकी मिनिस्ट्री गाइडलाइन है ऑलरेडी कि सभी गाड़ियां फास्टैग हो जाएं, उन पे हम डबल टोल वसूलेंगे, पूरी स्ट्रेच का टोल लेंगे और इसको ई चालान के माध्यम से वसूलेंगे।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह है NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुदित गर्ग, जिनका बताना है कि कल से NH9 जो कि मेरठ से दिल्ली एक्सप्रेसवे होगा वो पूरी तरीके से जनता को समर्पित हो जाएगा और तमाम सारी गाड़ियां इसमें फर्राटा भर सकेंगी। कैमरामैन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा, दिल्ली। शामली के झंझाना क्षेत्र के गांव हसनपुर में 2 सगे भाइयों समेत एक युवक को बेरहमी के साथ लाठी डंडों से पीटा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट रंजिश के चलते होना बताई गई है। किस तरह कुछ दबंगों ने मिलकर एक युवक को पीटा है, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग घेर के जमीन पर लटाकर इस युवक को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। 2 भाइयों समेत एक और शख्स की मिलकर इन सभी लोगों ने पिटाई की है। आपसी रंजिश के चलते दबंगों ने ये मारपीट की है। उधर गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटे में 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि सभी मानसिक तनाव से ग्रसित थे। हालांकि अभी तक खुदकुशी की असल वजह का खुलासा नहीं हो सका, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। उधर आजमगढ़ में बदमाशों ने प्रधान प्रत्याशी के बेटे को गोली मार दी। चुनाव प्रचार करते वक्त बदमाशों ने गोली मारी। गोली लगने के बाद प्रधान प्रत्याशी के बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। प्राइवेट हॉस्पिटल में वो भर्ती है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्रयागराज से अगली बड़ी खबर, जमीनी विवाद में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्मद अकरम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इस हत्या का शक भी उनके रिश्तेदारों पर ही है। फूलपुर संसदीय सीट से यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष था मृतक मोहम्मद अकरम और मामा के परिवार से पिछले काफी दिनों से उनका विवाद चल रहा था।